सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल पे। दर्शकों, आज की जो स्ट्रीम है, हम आज आश्चर्यजनक रूप से गाली गलौज पर बात करने वाले हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस समय भारत की राजनीति में गाली गलौज का मौसम चल रहा है। जबरदस्त तरीके से गाली गलौज हो रही है और पुरानी पुरानी गाली गलौचों को भी लोगों का याद दिलाया जा रहा है कि भाई तूने इस दिन इस समय ये बोला था और तूने ये बोला था। सब एक दूसरे की गालियां याद दिलाकर अपनी गालियों को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो चलिए इस गाली गलौज के इस पूरे मामले को थोड़ा समझते हैं, इसके पीछे के समाज शास्त्र को समझते हैं और भारत में कैसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की गालियां दी जाती हैं। आप तो ये जानते ही होंगे कि भारत एक गाली प्रधान देश है। ठीक है, आपने बहुत सारे भारत के संदर्भ में प्रधानताएं देखी होंगी, सुनी होंगी। हम आपको एक नई प्रधानता बता देते हैं कि भारत एक गाली प्रधान देश है और यहाँ लोग सोते उठते बैठते खाते धोते जीवन के सभी आयामों में लगातार गालियां देते रहते हैं। ठीक, तो इस गाली प्रधान देश में गाली देने को लेके इस समय राजनीतिक मौसम गरमाया हुआ है और क्या बोलते हैं, आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। तो चलिए इस गाली गलौज का पूरा मामला क्या है थोड़ा से समझ लेते हैं, थोड़ा से देख लेते हैं। ठीक, चलिए तो जो लोग गाली गलौज नहीं जानते उन्हें थोड़ा बता देता हूं। आज हम गाली गलौज पर चर्चा करने वाले हैं। इसे सरल भाषा में अपशब्द कहा जाता है, दुर्वचन कहा जाता है, निंदावाचक वाक्य कहा जाता है। ठीक है, सभ्य भाषा में से ही कहा जाता है। इंग्लिश में अब्यूज, इंसल्ट, स्वेर, ये सब शब्द इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और क्या बोलते हैं, ये जो पूरी गाली गलौज की स्थितियां हैं, ये कानूनी रूप से गाली देना जो है वो गलत बात के रूप में देखा जाता है और गाली देने वाले लोगों को क्या होता है, सजा के भी प्रावधान प्राय भारत में दिए गए हैं। तो ऐसे लोग जो गाली गलौज करते रहते हैं उसके लिए कानूनी रूप से 500 धारा 504 है, 294 महिलाओं को अगर देते हैं और 209 भी है, 509 भी है। और शराब पीकर अगर गाली गलौज करते हैं तो कुछ और अतिरिक्त धाराएं जुड़ जाती हैं। तो कानूनी रूप से गाली गलौज करना ये अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक, फिर भी आप ये तो जानते ही होंगे कि भारत एक गाली प्रधान देश है। लोग गाली देते हैं और बड़े शान से गाली देते हैं और गाली देना पुरुषों के लिए तो गाली देना उनके पुरुषत्व का हिस्सा है। मतलब जो पुरुष जितना धारा प्रवाह तरीके से गाली दे सकता है वो उतना ही पुरुषत्वधारी पुरुष भारत में माना जाता है। मतलब आप जानते होंगे कुछ लोग तो इतने क्या बोलते हैं, गाली देने की इस कला में इतने परंगत होते हैं कि वो एक भाषा में माकड़े भैंकड़े जाने क्या क्या कर देते हैं, आप समझ ही नहीं पाते वो कौन कौन सी गाली दे के निकल लिए। तो ये परंगतता है, पुरुषत्व की निशानी है। लेकिन धार्मिक रूप से एक समस्या है कि धार्मिक रूप से जो लोग गाली देते हैं, धर्म ये कहता है कि भाई उनके शनि, राहु और बुध ग्रह प्रभावित हो जाते हैं। अब शनि राहु तो ठीक है, अगर बुध ग्रह प्रभावित हो रहा है तो आप समझिए आपके महिला पक्ष थोड़े कमजोर हो सकते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी परेशानी है, तो इन्हें शांत वांत करवाने के उपाय कर लीजिए, बाकी गाली वाली देना जारी रखिए, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब ये जो वर्तमान में गाली गलौज का माहौल है, एटमॉस्फेयर है, ये सामाजिक सौहार्द जिसे कहते हैं, भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है गाली गलौज। ये अभी उभर कर कैसे सामने आ गया? मतलब आप तो जानते हैं भारत में लोग जबरदस्त तरीके से गाली देने की संस्कृति में परंगत हैं और ये गाली देना भारतीय समाज का एक हिस्सा है। सामाजिक त्योहारों पे, शादी विवाह पे, तमाम सारे अवसरों पे गालियां दी जाती हैं, गाई जाती हैं और लोग दिन रात गालियां देते रहते हैं। राजनीति में ये गाली गलौज का मुद्दा यहां से उछल कर सामने आया कि भाई अभी अभी राहुल गांधी के ऊपर ये आरोप लगा कि वो बिहार में जो वो SIR की जा रही है उसके विरुद्ध में एक रैली निकाल रहे हैं और उस रैली पर एक मंच से एक मंच जो कि बहुत सारे मंच तैयार होते हैं जिन पे कहीं रैली के दौरान राहुल गांधी और उनके लोग कभी आने की अपेक्षाएं रहती हैं। इस तरह का एक मंच था जिसपे कभी राहुल गांधी और बाकी लोग आए नहीं। उस मंच पे एक व्यक्ति ने, विशेषकर मुस्लिम व्यक्ति ने, मोदी जी को गाली दे दी। मोदी जी को गाली दे दी मतलब मोदी जी की माँ को गाली दे दी। अब यहां से बवंडर खड़ा हो गया। ठीक, वैसे तो मोदी जी को
पिछले 11 सालों में बहुत सारी गालियां पड़ी हैं, ठीक। और देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोदी जी को गाली देना चाहते हैं, पर चूंकि ये कानूनी अपराध है तो ये दिया नहीं जा सकता। और मोदी जी को गाली पड़ी है, इसको लेके पीएमओ के हवाले से, प्रधानमंत्री जो पीएमओ है, ये जो आपका न्यूज चैनल है एबीपी न्यूज, इसने ये छापा हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या बोलते हैं आपके 2000, एक मिनट रुकिए मैं डेट बता देता हूँ, शायद 2023 तक, ठीक, एग्जैक्टली डेट बताता हूँ, 2023 तक, हाँ देखिए 29 अप्रैल 2023 तक टोटल 91 गाली कांग्रेस के लोग दे चुके हैं। तो मतलब मोदी जी को गालियां पड़ती रही हैं, पड़ती रहती हैं, कोई नई बात नहीं है। 91 गालियां तो 2023 तक पड़ चुकी थी, आप 2025 में हैं, अब तक तो 100 सवा 100 से ऊपर पार हो गई होंगी। पर ये फिर भी एबीपी न्यूज छापता है कि मोदी जी को दी गई 91 गालियां, जानिए कब किसने कहा मोदी जी से अपशब्द। तो 91 गालियों की लिस्ट प्रधानमंत्री कार्यालय से निकाल कर इन्होंने दी, मतलब मोदी जी हिसाब रखते हैं कि उन्हें कौन गालियां देता है। और इसमें मतलब सभी तरह की गालियां मोदी जी को इतने 11 सालों में दी गई हैं। किसी ने सांप कह दिया, किसी ने चूहा कह दिया, किसी ने हिटलर कह दिया, किसी ने तानाशाह कह दिया, और इसी तरह किसी ने क्या बोलते हैं मोदी जी को मौत का सौदागर कह दिया। इसके अलावा मॉडर्न भस्मासुर भी कह दिया मोदी जी को, ये भी बताया गया। रावण कह दिया किसी ने मोदी जी को, ठीक है। अंगूठा छाप, ओ सॉरी, मतलब ये अंगूठा छाप तो गाली नहीं हो सकती मेरे ख्याल से मोदी जी के संदर्भ में, फिर भी चलिए वो बुरा मान गए, उन्होंने इसे गाली में लिख रखा है, अपने पीएमओ कार्यालय में दर्ज किया गया, ये अंगूठा छाप कहने ना मोदी जी को गाली देना है, ठीक। किसी ने बंदर कह दिया, फिर और आगे चलकर तो गौरव पारदी है, उन्होंने आसाराम और राम रहीम तक कह दिया मोदी जी को। अरे यार, मतलब ये तो हद हो गई, मतलब इतनी दुर्दांत गालियां मोदी जी। तो किसी ने बिल्ला कह दिया, रंगा बिल्ला तो आपको पता ही है, फेमस मोदी जी से उपमा की गई थी। हिंदू जिन्ना भी कह दिया, तरुण गोगोई साहब ने एक बार हिंदू जिन्ना भी कह दिया था इन्हें। दिग्विजय सिंह ने जनरल डायर कह दिया था एक बार इन्हें, और उसके बाद राहुल गांधी एक बार इन्हें मोदी जी को भोंपू कह चुके हैं, जेब कतरा भी कह चुके हैं। तो भाई मोदी जी को बराबर गालियां पड़ती रही हैं, और काला अंग्रेज भी कह चुके हैं, सिद्धू एक बार इन्हें काला अंग्रेज कह चुके हैं मोदी जी को। पर दर्शकों, इस बार जो मामला है वो थोड़ा अलग है। बात माँ की गाली की है, आप समझते हैं ना, मतलब तेरी माँ मेरी माँ, और सब एक दूसरे की माँ को गाली देते हैं, और माँ की गाली सुन के भारत के पुरुष उद्वेलित हो जाते हैं, ठीक। हालांकि वो दूसरों को देते हैं तब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां मुद्दा माँ की गाली देने का है। प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी के मंच से माँ की गाली दी गई है, और जो अंधभक्त है, मतलब मौका दस्तूर सब है, पहले भी 91 गाली दी गई है, नई बात नहीं है। मौका दस्तूर है, बिहार में चुनाव आने वाले हैं, वोट अधिकार रैली जो निकाल रहे हैं राहुल गांधी, उससे मोदी जी दबाव में भी हैं। और अंधभक्तों को ये लग रहा था, मोदी जी के भक्तों को लग रहा था कि भाई क्या करें, कुछ तो मुद्दा मिले। तो इस बार ये नहीं होने वाला कि भाई 91 गाली दी थी तो तुम एक और दे लो, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले इतनी सारी दी हैं तो एक आर पे एक्सक्यूज नहीं, ऐसा नहीं। इस बार बात ये हो गई है कि नहीं भाई, गाली दी कैसे, मतलब माँ की गाली दी तो दी कैसे, इसको लेके भक्त बहुत गुस्से में हैं, और उन्हें बहुत आवेश है। पूरी जो गोदी मीडिया के साथ मोदी पूरी गैंग जो है वो गुस्से में हो गई है। अमित शाह अपना बयान देते दिखते हैं, नड्डा जी सामने आ जाते हैं। अमित शाह तो कहते हैं कि भाई नकारात्मक राजनीति की शुरुआत हो गई, बिहार में घुसपैठ बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी, और जाने क्या क्या वो बोलते चले जाते हैं। फिर क्या बोलते हैं, इस पूरे घटनाक्रम पे देखिए सिर्फ इतना ही नहीं रहता कि भाई अमित शाह बोलते हैं, नड्डा जी सामने आ जाते हैं, वो कहते हैं 140 करोड़ भारतीयों का अपमान हो गया। मतलब नड्डा जी 150 करोड़ हैं, कहाँ आप गिनती में गड़बड़ कर लिए, 10 करोड़ लोगों की माँ के अपमान नहीं हुए क्या? अब ये जाने इनका कौन सा गुणा भाग है। तो भैया पूरे देश की माँ का अपमान हो गया, मोदी जी को गाली दे दी, मोदी जी की माँ को गाली दोगे तो पूरे देश को गाली देना हो जाता है, ठीक है। योगी आदित्यनाथ जो कैमरे पे क्या बोलते हैं, कैमरामैन को कुछ समय पहले CHUITIA, जो भी आप स्पेलिंग ले लीजिए, मैं जानबूझ के उस स्पेलिंग को वैसा आप समझिए, ठीक है, ये बोलते हुए पकड़ाए थे कुछ समय, आप समझ सकते हैं, ठीक। और अब योगी आदित्यनाथ का भी खून खौल गया, वो भी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस आरजेडी के मंच से मोदी जी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल राजनीतिक मर्यादा का पतन है, और ये मर गए, ठीक है। मतलब कैमरामैन को CHUITIA
कहना वो पतन नहीं था, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी को अब कैमरामैन की मां याद नहीं आ रही थी। लेकिन भैया अब राजनीतिक मर्यादा का पतन हो गया, कांग्रेस के मंच से किसी अननोन व्यक्ति ने ऐसा कह दिया। तो फिर उतर आते हैं इसमें गिरिराज सिंह, जिनके मुंह से निरंतर हिंदू मुस्लिम जहर उगलता रहता है। वो भी कहते हैं कि भाई इन्हें इज्जत करनी चाहिए, और तमाम सारी धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इतने नहीं होता, भाजपाई जो गुस्साए बैठे थे भयानक रूप से, ठीक, उद्वेलित हो जाते हैं। कांग्रेस के जो बिहार में एक भवन है, उनका कार्यालय है, ऐतिहासिक कार्यालय, उस पे जाकर हमला कर देते हैं। सर फुटब्बल हो जाती है और लाठी डंडे चल जाते हैं, मार कुटाई मच जाती है, एक दूसरे के सर फोड़ लिए जाते हैं, गाड़ियां तोड़ दी जाती हैं। तो भाई इस बार ये नहीं होगा कि 91 गाली बकी हैं तो एक को छोड़ देंगे। इस बार ये हो गया कि तेरी माँ और मेरी माँ, तेरी माँ की मेरी माँ की, अब ये बराबरी वाला मामला हो चुका है और अब ये आगे तक जाने वाला है, ये रुकने वाला नहीं है। पवन खेड़ा कहते हैं कि भैया ये तो बीजेपी का टूल किट है, वो व्यक्ति बीजेपी का व्यक्ति था, उसने आकर उनके मंच पे गालियां दे दी। इस तरह का कुछ कहने का प्रयास पवन खेड़ा कर रहे हैं। हालांकि उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी बीच जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो बड़ा आश्चर्यजनक बयान देते हैं। वो कहते हैं कि भाई पीएम को जितनी गाली दोगे उतना कमल खिलेगा, और क्या बोलते हैं, राहुल गांधी को शर्म करनी चाहिए। तो भैया अब परेशानी है कि बीजेपी कब किस चीज को लिटरली ले लेती है और कब किसी चीज को सिंबॉलिक लेती है, समझना थोड़ा मुश्किल है। अब अमित शाह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को जितनी गाली दोगे उतना कमल खिलेगा। अब मुझे ये डर है कि भाजपाइयों के पास दिमाग की तो सख्त कमी है। अगर उन्होंने अमित शाह की इस बात को लिटरली ले लिया कि अगर मोदी जी को गाली देंगे तो कमल खिलेगा, और वो सब गाली देने बैठ गए, तो फिर तो मतलब आप समझिए क्या होने वाला है। 1 अरब 40 करोड़ लोग ही गाली देने निकल पड़ेंगे, ठीक, जैसा कि ये भारत की सबसे बड़ी पार्टी बताते हैं। तो भैया अगर आप भाजपा को जिताना चाहते हैं, कमल खिलाना चाहते हैं, तो अमित शाह के हिसाब से जितनी मोदी जी को गाली दोगे उतना कमल खिलेगा। तो भैया ये जो दस्तूर है, दस्तूर गाली, इसे बनाए रखो, कमल खिलाए रखो, और गालियां दो अमित शाह के हवाले, बकौल अमित शाह के हवाले। जितनी गाली दोगे उतना कमल खिलेगा। तो कमल खिलाना है तो मोदी जी को निरंतर गाली देते रहना है, ऐसा अमित शाह बता रहे हैं, ठीक है। तो दर्शकों, ये गाली गलौज का मौसम है और इस हालात पर ये गाली गलौज का पूरा कार्यक्रम आकर टिक गया है। इस बार बदला बदला सब होगा, इस बार शांति से बात नहीं निकल कर आएगी। और इतना ये सब गाली गलौज चल ही रहा था, इसी बीच बंगाल से बयान आया। बंगाल की फायर ब्रांड नेत्री महुआ मोत्रा, उन्होंने एक जो घुसपैठियों के मुद्दे पर जवाब देते हुए ये कह दिया कि घुसपैठी जो घुसे हैं वो तो अमित शाह की जिम्मेदारी है, उनकी वजह से घुसे हैं, और अमित शाह का सर कलम कर देना चाहिए, इस तरह की कोई बात उन्होंने कह दी है, ठीक, टेबल पर काट के रख देना चाहिए, इस तरह की कोई बात महुआ मोत्रा ने कह दी है। बीजेपी ने उनकी इस सिंबॉलिक बात को, जो कि एक जुमला था, उससे लिटरली ले लिया। मतलब बीजेपी की खास बात है, वो किस चीज को लिटरली लेते हैं और किस चीज को सिंबॉलिक लेते हैं वो खुद तय करते हैं। मतलब इनकी तरफ से कोई गाली देता है तो वो जुमले हो जाते हैं, और ये इन्हें कोई गाली देता है तो वो लिटरली हो जाती है, ठीक। तो महुआ मोत्रा की उस बात को उन्होंने लिटरली ले लिया कि देखो अमित शाह की गर्दन काटने की बात कह रहे हैं, हल्ला काट ही रहे थे पूरे दिन से कि देखो इतना बुरा दौर आ गया, उधर वो राहुल गांधी तू तड़ाक कर रहा है, उधर मोदी जी की माँ को गाली बकी जा रही है, इधर महुआ मोत्रा अमित शाह की गर्दन काटने की बात कह रही है। इतना माहौल क्रिएट किया ही था कि शाम तक पता चला कि वो भिथोड़ी निकल कर आया, रमेश भिथोड़ी, और उसने महुआ मोत्रा को एक ट्वीट में, ठीक है, वही कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था, ठीक। तो अब उस भिथोड़ी ने कह दिया कि महुआ मोत्रा क्या है, आपको पता ही है, ठीक है। वो शब्द मैं कैसे यहाँ पे बोलूं, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है वो शब्द को बोलना, लेकिन आप समझ सकते हैं महिलाओं के लिए, जो आधुनिक महिलाएं हैं उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है सी से, वो उसने बोल दिया CH से, वो शब्द उसने अपने ट्वीट पर बोल दिया। और जैसे ही उसने भिथोड़ी ने अपना मुंह खोला, बीजेपी का ये पूरा जो नैरेटिव था वो अब खटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक। सारा जो प्रेशर डेवलप कर रहे थे वो थोड़ा मुझे लगता है बैकफुट पे जाने की स्थिति आ जाएंगी। तो ये पूरा गाली गलौज का मौसम है। अभी कुछ और गालियां दी और ली जाएंगी, मैं इसकी संभावना व्यक्त कर रहा हूं कि अभी ये रुकेगा नहीं और गाली गलौज चलेगी। आपको पता ही है गाली गलौज का मौसम तो लंबे समय से ही चल रहा है।
और पहले बीजेपी के एक मंत्री थे, उन्होंने कर्नल सोफिया को गाली बकी थी, वो तो आप भूल ही गए। ठीक, तो मतलब ये चल रहा है इस समय मौसम ही चल रहा है। बस इस मौसम में उबाल तब आता है जब इन भाजपाइयों को दूसरे लोग गाली बकते हैं, तो मौसम में उबाल आ जाता है। ये बेचारे तुरंत संस्कृति का दुहाई देने लगते हैं, सभ्यता की दुहाई देने लगते हैं, और जब इन्हें कोई गाली बकता है तो फिर रोना गाने लगते हैं, और ये किसी को बकते हैं तो कोई मुद्दा ही नहीं रहता। आप जानते हैं संसद में गालियां बकी गई, बिथोड़ी ने कुछ नहीं हुआ, कर्नल सोफिया को इतना अभद्र और गालियां बकी, कुछ नहीं, और बाकी लोगों को तो ये बकते ही रहते हैं, कोई समस्या नहीं है। कभी किसी को सुपड़गा कह देते हैं संसद में बैठकर, कभी किसी को कुछ और कह देते हैं, कोई सीमा तो है नहीं। ठीक, पर ये गाली गलौज का इस समय मौसम चल रहा है। क्यों? क्योंकि भारत एक गाली प्रधान देश है। इस देश के लोग निरंतर निरंतर सोते उठते बैठते खाते पीते धोते गालियां देते रहते हैं। गाली भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। ठीक, और गालियां देना सांस्कृतिक रूप से भारतीयों को बड़ा सुहाता है। ठीक, तो मुझे लगता है अभी गाली गलौज के मौसम चलते रहेंगे और इसमें कोई कमी आने वाली नहीं है। कुछ नए इनोवेटिव गालियां भी शायद आपको सुनने में भविष्य में मिल सकती हैं। ठीक, भारत में गाली को लेके क्या बोलते हैं, क्या एक आर्टिकल है गालियों का समाजशास्त्र। ठीक है, और ये आर्टिकल जो है ये लेनिन महमूदी ने लिखा हुआ है। इसमें वो ये बताते हैं कि भाई गालियां क्यों दी जाती हैं। तो वो उसमें लिखते हैं कि दरअसल गालियां वर्चस्व कायम रखने का एक यंत्र है। ये एक प्रकार की सीमित हिंसा है जो उच्च जाति को निम्न जाति पर, मर्दों को औरतों पर आधिपत्य जमाने में मदद करती है। ठीक, तो ये अपने वर्चस्व कायम करने के लिए कुल गालियां दी जाती हैं। हजारों सालों से इन वर्गों की शिक्षा, संपत्ति, सत्ता, मानवीय गरिमा से वंचित रखना आसान काम नहीं था, मगर ये बहुत ज्यादा संवेदनशील होता तो इस अमानवीय स्थिति के खिलाफ रोज विद्रोह करते। इसलिए ये जरूरी था कि एक सामंती व्यवस्था को बनाए रखने के लिए छोटी जाति और औरतों के अंदर से उनकी संवेदना, उनकी गरिमा, उनके आत्मसम्मान को नष्ट किया जाए, ताकि वे बगावत ना कर सकें और मानसिक रूप से अपनी गुलामी को, अपनी स्थिति को स्वीकार कर सकें। इसलिए बचपन से ही इनके अंदर हीन भावना डाली जाए। इस हीन भावना को डालने का काम गालियों और कहावतों के द्वारा किया जाता है। कुल मिलाकर वो ये कह रहे हैं कि भाई समाज के कुछ वर्ग अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं, समाज के दूसरे वर्गों पे, भारत में ये स्थिति दलितों के ऊपर और महिलाओं पर अपने वर्चस्व बनाए रखने की है, सवर्णों की और पुरुषवाची सोच की। ठीक, और समाज के जिन वर्गों को हमें वर्चस्व बना के रखना है, दबा के रखना है, और ये हमेशा के लिए करके रखना है, तो उन्हें मानसिक रूप से गुलाम बनाना होगा। और किसी को मानसिक गुलाम बनाना है तो उसके अंदर के स्वाभिमान, उसके अंदर की आत्मचिंतन, उसके अंदर की किसी भी किस्म की श्रेष्ठता के विचार को खत्म करके उसे हीन, दीनहीन, दरिद्र, गरीब होने का एहसास करा दो, बिल्कुल निम्नतर होने का एहसास करा दो, ताकि वो कभी बगावत कर ही ना सके। और यही मानसिक गुलामी बनाने के लिए वो कहते हैं कि गालियां और कहावतें समाज के इन वर्गों के विरुद्ध, महिलाओं के विरुद्ध, निम्न जातियों के विरुद्ध बनाई गई हैं, ताकि उन्हें मानसिक रूप से नियंत्रित किया जा सके। ठीक, आगे वो उसमें लिखते हैं कि गालियां हमारे पितृसत्तात्मक समाज के चरित्र को भी दिखाती हैं। ये स्वाभाविक नहीं है कि जितनी भी गालियां बनी हैं उनमें से अधिकांश औरतों को ही जलील एवं अपमानित करती। हमारे पुरुषवादी समाज में औरतों के पूरे वजूद को ही भोग की वस्तु और गाली के रूप में स्थापित कर दिया गया है। औरतें जब आपस में लड़ाई लड़ती हैं तो वे उन्हीं गालियों का प्रयोग करती हैं जो उनके अस्तित्व को अपमानित करती हैं। यहां से यह समझना जरूरी है कि पितृसत्ता स्त्री और पुरुष दोनों को प्रभावित करती है। मजेदार बात अब इसमें देखिए कि पूरी ज्यादातर गालियां भारत में जो चलती हैं, मतलब यूरोप अमेरिका के बीच का भी डिफरेंस बताऊंगा कि अमेरिका, यूरोप, वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वहां जो गालियां चल रही हैं और भारत में गालियां चल रही हैं उनमें थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। उस पर अभी आगे चलकर हम बात करेंगे। ठीक, भारत में महिलाओं के विरुद्ध ज्यादातर गालियां हैं। ठीक, और क्या बोलते हैं, पुरुषवादी सोच, पितृसत्तात्मक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हालात ये है कि महिलाएं भी वही गालियां बकती हैं जो पुरुषों ने महिलाओं के विरुद्ध बनाई हुई हैं। वो भी माँ बहन की गालियां ही बकती हैं महिलाएं भी। वो मतलब ऐसा नहीं कहती तेरे बाप का, तेरे भाई का, ये वो भी माँ और बहन की गालियां बकती हैं महिलाएं भी, क्योंकि ये पूरी पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था को ही स्थापित करने पर आधारित है जो उन महिलाओं पे
स्थापित कर दी गई है। आगे इसमें ये कहते हैं कि पितृसत्ता सत्ता स्त्री और पुरुष दोनों को प्रभावित करती है, औरतों को मजबूर करती है कि औरतें अपने वजूद मर्दों की नजरों से देखें। आमतौर पर यह कहा जाता है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। संदर्भ में गौर करने लायक बात यह है कि कोई भी सीधी सादी और कमजोर स्त्री दूसरी स्त्री पर अत्याचार नहीं करती है। ऐसा करने वाली स्त्रियां पितृसत्तात्मक विचारधारा से प्रभावित होती हैं। वो खुद को श्रेष्ठ समझती हैं और दूसरी औरतों को नीच दिखाने की कोशिश करती हैं। इसीलिए वे भी उन्हीं उपकरणों का प्रयोग करती हैं जिसे पुरुष समाज प्रयोग करता है। यहाँ एक प्रश्न उठता है, क्या पुरुष जाति को अपमानित करने वाली गालियों का इजाद नहीं किया जा सकता था स्त्रियों के द्वारा? ठीक है, तो यही बात मैं अभी समझा रहा था कि मतलब महिलाएं भी वही गालियां बक रही हैं जो पुरुष बकते हैं, और वो गालियां महिलाओं के विरुद्ध ही हैं। ठीक, महिलाओं के गुप्तांग और उनके शरीर के विरुद्ध ही हैं, और वो भी महिलाओं को वही गालियां दे रही हैं। और वो कहते हैं कि पूरी सोच, महिलाओं की सोच इस तरह से नियंत्रित की गई है पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था में कि वो पुरुषों के दृष्टिकोणों से ही दुनिया देखें, पुरुषों के दृष्टिकोणों से ही समाज का वो मूल्यांकन करें। इसीलिए हमारे पास आपने देखा होगा कई बार महिलाएं आती हैं, मतलब वही पिछली स्ट्रीम में एक महिला आकर कहती है कि सर मुझे तो खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है अपने पति अपने घर परिवार के लोगों के लिए, इसमें क्या बुराई? अरे अगर खाना बनाना इतना ही अच्छा काम होता ना तो पुरुष इसे अपने लिए चुन लेते, ये महिलाओं पे थोड़ी थोपते। ठीक, देखिए बड़े बड़े होटल्स में जो शेफ बनते हैं वो पुरुष होते हैं, क्योंकि वहां लाखों में तनख्वाहें मिलती हैं। ठीक, यही खाना बनाना घर पे बुरा काम है, यही खाना बनाना घर पे अच्छा काम, बाहर अच्छा काम है, क्योंकि लाखों और करोड़ों में तनख्वाहें मिलती हैं। ठीक, तो समस्या ये है कि पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था बनी ऐसी है कि इसमें महिलाएं पुरुषों के दृष्टिकोणों से ही समाज को देखती हैं या उन्हें देखना सिखाया जाता है। इसलिए वो गालियां भी वही बक रही हैं जो महिलाओं के विरुद्ध हैं, और वो तो पुरुषवादी व्यवस्था इसी तरह से बनी है। महिलाएं चाहती तो अपनी गालियों को आजाद कर सकती थी, पर इस पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था में शायद महिलाओं को ये दुनिया को पुरुषों के नजरियों से देखना ही सिखाया गया। इसलिए वो भी माँ की, बहन की गालियां दूसरी महिलाओं को बकती हैं। वो ये नहीं करती तेरे बाप का, तेरे भाई का, ये नहीं बोलती। ठीक, देखिए कितना मजेदार समाजशास्त्र है, गालियों का समाजशास्त्र बड़ा रोचक है। ठीक, महिलाओं के दृष्टिकोण वो हैं जो पुरुषों ने बनाए हैं। ठीक, और गालियां भी महिला वो बक रही हैं जो महिलाओं के विरुद्ध पुरुषों ने रची हैं। महिलाएं तो मतलब हम 5000 साल के विकास क्रम को भी ले लें तो महिलाएं अपनी गाली भी नहीं बना पाई। अब और कुछ तो छोड़ दीजिए, महिलाएं अपने लिए गाली भी नहीं रच पाई। वो पुरुषों को गाली देते समय मतलब वो गाली नहीं बना पाई जो पुरुषों से संबंधित हो, वो वही गालियां बनाई जो उन्होंने आदमियों से संबंधित, जो आदमियों ने बनाई वही गालियां देती दिखाई दे रही हैं। ये पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था द्वारा स्थापित है, वर्चस्व द्वारा स्थापित है स्त्रियों के संदर्भ में, वो ये बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे देखिए, क्या स्त्रियों का दिमाग इस मामले में बंजर रहा? क्या यहाँ कुछ शब्द लिखे हुए हैं जिनका उच्चारण मैं नहीं करूंगा। ठीक है, ये छी और रा और कु आप भी जानते हैं। आदि का पुरुषीय संस्करण नहीं हो सकता था। बिल्कुल दर्शकों, देखिए ये कितना शानदार बात है। जो महिलाओं के लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, बिथुड़ी ने ये शब्द महुआ मोत्रा के लिए इस्तेमाल किया है, दिख रहा है आपको? ठीक, ये वाला शब्द अब ये महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, पर अगर महिलाएं बोलेंगी तो वो इसका उल्टा बनाती ना, पुरुषों के लिए कुछ और बनाती। ठीक, पर उन्होंने नहीं बनाया। महिलाएं भी महिलाओं के लिए ही शब्द इस्तेमाल कर रही हैं। ये रोचक है कि महिलाएं महिलाओं के लिए भी यही शब्द इस्तेमाल कर रही हैं, और पुरुषों के लिए इसी चीज को दिखाने के लिए वास्तव में कोई शब्द है ही नहीं। महिलाओं के पास तो नहीं है, पुरुष बना दे तो बात अलग है, महिलाओं के पास नहीं है। ठीक, ये है महिलाओं की स्थिति, और पुरुषों के दृष्टिकोणों से महिलाएं वास्तव में समाज को देखती हैं, और इसलिए पुरुषवादी सोच का वो शिकार रहती हैं। ठीक, ये बहुत समस्याग्रस्त स्थिति है, और इससे मुक्ति दिलाना बहुत मुश्किल है। ठीक, क्योंकि सिस्टम इसी तरह का बना हुआ है। आगे देखिए, जब आप इस बारे में सोचेंगे तो इसका जवाब ना में ही होगा, क्योंकि शोषक की संस्कृति ही समाज की संस्कृति बनती है, जैसा कि स्टीवन बिको लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो संस्कृति है ये पुरुषों की संस्कृति है, महिलाओं की संस्कृति नहीं है। पुरुषों ने तय कर दिया क्या गालियां होंगी,
और वो गालियां सबको देनी है। महिलाएं भी वही गालियां दे रही हैं, हालांकि ये गालियां महिलाओं के गुप्तांग, जननांग, उनके शरीर और उनकी स्थिति को लेकर हैं, पर वो भी यही गालियां बक रही हैं एक दूसरे को, क्योंकि शोषक जो होता है वो संस्कृति बनाता है और समाज उसी की संस्कृति के अनुसार चलता है। जैसे इस देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने संस्कृति का निर्माण किया है और बहुसंख्यक दलित, पिछड़े, आदिवासी सब उसी संस्कृति का अनुकरण करते हैं। ठीक है, क्योंकि संस्कृतियां शोषक लोग बनाते हैं, शोषितों की संस्कृतियां नहीं होती। जिस दिन शोषितों में ये भाव जाग जाएगा कि हमें अपनी खुद की संस्कृति बनानी है, उस दिन तो वो शोषित नहीं रह जाएंगे। ठीक, यही तो है। तो आगे वो लिखते हैं कि स्टीवन बिको लिखते हैं, देखिए, कि दमनकारी के हाथ उत्पीड़न का सबसे ताकतवर हथियार पीड़ितों का दिमाग है। ठीक, ऑब्वियस है, अगर आप स्थायी दमन चाहते हैं किसी का, तो उसके दिमाग पर नियंत्रण कर लीजिए, और दिमाग पर नियंत्रण हो गया तो वो समाज का वो वर्ग स्थायी नियंत्रित हो जाएगा। ब्राह्मणवादी व्यवस्था आपके दिमाग पर नियंत्रित रखती है। ठीक, और इसलिए उससे मुक्ति पाना किसी औसत आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है, जबकि उसे पता है ये सब गलत है, पर मुक्ति नहीं पाई जा सकती। ऐसे पुरुष वर्चस्ववादी व्यवस्था महिलाओं के दिमागों पर नियंत्रित करके बैठी है। महिलाओं का इनसे मुक्त होना बहुत मुश्किल है। महिलाओं को मुक्ति का आप कोई मार्ग भी बताते हैं तो महिलाएं लड़ने के लिए आपके सामने खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो पुरुषों के दृष्टिकोणों से ही दुनिया देखने की आदी हैं, उनकी खुद की संस्कृति और दृष्टिकोण नहीं है। समझते हैं? बड़ा दुखद है ये, पर यही तो है। ठीक, आगे वो लिखते हैं कि शोषक की संस्कृति सबसे पहले शोषित लोगों के दिमाग पर हमला करती है। ये उनके व्यक्तित्व को इस प्रकार ढालती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप अपने शोषक के आदेश का ही पालन कर रहे हैं। औरतों के साथ विशेषता यही हुआ और इन्होंने पुरुषों द्वारा आविष्कृत गालियों को ही अपना लिया। चूंकि हम गालियों के संदर्भ में बात कर रहे हैं, इसलिए गालियों पर ही केंद्रित ये पूरा आर्टिकल था। महिलाओं ने भी पुरुषों की गाली अपना ली, महिलाओं पे खुद की गाली नहीं है, बड़ा आश्चर्यजनक है। वो गाली देंगी तो क्या देंगी, वही माँ की, बहन की, और एक और विशेष जाति जो गाली जो बहु से शुरू होती है, ठीक, उस पर अभी हम नीचे विश्लेषण करेंगे आखिर वो है क्या। ठीक, यही सब तो है। ठीक, और इन गालियों का प्रयोग करना इनके लिए सशक्तिकरण के रूप में नजर आने लगा है। मतलब महिलाएं गाली देने लगती हैं तो कहते हैं महिला सशक्त हो गई, मजबूत हो गई, बिंदास हो गई, और वो गाली तो वही दे रही है जो पुरुषों ने रची है। वो कहां से सशक्त हो गई, मजबूत हो गई और बिंदास हो गई? वो सशक्त मजबूत तो तब हो जो वो अपनी संस्कृति बना ले, अपनी गालियां बना ले। ठीक है, और ऑब्वियसली ये गालियां पुरुषों के विरुद्ध होनी चाहिए, ना कि महिलाओं के विरुद्ध। ठीक, आगे देखिए, ये उन्होंने महिलाओं के सामाजिक जो गालियों के सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक स्थिति, उस पर ये आर्टिकल था। उसके बाद राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद लिखते हैं कि हिंदू शब्द मुगलों की दी गई गाली है, ये तो आपको पता ही होगा। और इसके बाद हम उस आर्टिकल की तरफ चलेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है कि सबसे ज्यादा गालियां औरतों के विरुद्ध ही क्यों बनी है। इस बात का बड़ा गहरा विश्लेषण है और ये आदिकाल से शुरू होता है, और संदीप सिंह का इलाहाबाद से है, उनका ये आर्टिकल है। इसमें बड़ी रोचक जानकारियां गालियों के संदर्भ में देते हैं। ठीक, और इसमें बताते हैं कि गाली गाली में फर्क होता है। देखिए जरा क्या मजेदार विश्लेषण है कि मनोवैज्ञानिक और ऐतिहासिक इतिहासकार सुधीर कक्कर मानते हैं कि भारतीय यूरोपीय गालियों में फर्क है। दर्शकों, भारत की गाली और यूरोप की गालियों में थोड़ा सा फर्क है, संस्कृति का फर्क है, गालियों में भी फर्क है। देखिए जरा, सुनिए, बड़ा शानदार विश्लेषण है। ठीक ठीक, इसे थोड़ा समझिए दर्शकों। गालियों के मनोविज्ञान और गालियों की सामाजिक स्थिति का हम अध्ययन कर रहे हैं, कैसे अलग अलग क्षेत्रों में लोग अलग अलग तरीके से गालियां देते हैं। ये जानना बेहद ही रोचक है। आगे देखिए, जहां भारतीय सगे संबंध के साथ यौन संबंधों को सबसे बुरा समझते हैं, वहीं यूरोप में मल, यानी आप भी जानते हैं, ठीक है, पॉटी से जुड़ी गालियों को सबसे बुरा समझा जाता है। अब देखिए, भारत में जो गाली है, इतिहासकार सुधीर कक्कर बताते हैं कि भारत में जो गालियां चलती हैं इसमें सगे संबंधियों के संबंध, तेरी माँ का, तेरी बहन का, ये ज्यादा चलता है। मतलब सगे संबंधी जो होते हैं उनके यौन संबंधों पर आधारित गालियां ज्यादा है। यूरोप में जो मल यानी पॉटी से संबंधित गालियां हैं उन्हें ज्यादा बुरा माना जाता है। ठीक, उदाहरण के लिए बहन के नाम पर दी जाने वाली गाली सबसे ज्यादा लोकप्रिय है भारतीय गालियों में। भारत में जो गाली दी जाती है माँ की, उसके बाद बहन की, तेरी बहन की, तेरी
फलाना ढिकाना जो भी हो, ठीक है, पुरुष का जननांग बता देते हैं। अब देखिए क्या स्थिति है कि लोकप्रिय गाली है, लेकिन आगे देखिए यूरोपीय संस्करण है ही नहीं। यूरोप में मां के लिए गाली तो है, लेकिन बहन के लिए गाली नहीं है। ठीक, वो देते भी नहीं और है भी नहीं। मां के लिए हो जाएगा मदर एम और एफ, लेकिन बहन के लिए गाली नहीं है। भारत में देखिए बहन के लिए अलग से गालियां इजाद है और कई प्रकार की गालियां, लेकिन यूरोप में संस्करण आपको दिखाई नहीं देता। वहां देखिए मां के नाम पर गाली तो वहां भी है, पर मां की योनि से पैदा होने को लेकर प्रचलित भारतीय गाली या तो ये तो आपने सुनी होगी BHOS, ये लिखा हुआ है जो आप समझ पा रहे होंगे। गाली का कोई यूरोपीय संस्करण नहीं है। ये जो गाली है भो और आखिरी में डी, ये भारत की अनोखी इजाद है। इसका कोई यूरोपीय संस्करण नहीं है। जैसे बहन के लिए वहां कोई गाली नहीं है, मदर के लिए जरूर है, मदर एफ, लेकिन बहन के लिए नहीं है क्योंकि वो उनकी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। ऐसे ही भारत में एक बड़ी प्रचलित गाली है वो और आखिरी में डी, इसका कोई यूरोपीय संस्करण नहीं है। यूरोप में इस गाली को नहीं दिया जाता है। और देखिए मां की योनि से पैदा होने को लेकर ये प्रचलित गाली है। ये भो और डी वाली जो गाली होती है ये मां की योनि से पैदा होने को लेकर है कि भाई वहां से पैदा हुए हो, ये गाली के रूप में हम बोलते हैं। यूरोप में नहीं है ये संस्करण, इसका कोई वर्जन ही नहीं है। वो बोलते नहीं कि तू कहाँ से पैदा हुआ, इसके लिए कोई स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी हो, है ही नहीं वहां पे। ठीक, ऐसा ये बता रहे हैं। ठीक, आगे देखिए तो आप इंग्लिश में BHOS और आखिरी में डी ये नहीं बोल सकते, इसका कोई संस्करण वहां पे है नहीं, ऐसा ये बता रहे हैं। उसके लिए कुछ आपको बनाना पड़ेगा, पर लिटरली वो लोग ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। भारतीयों को ये सगे संबंध और यहाँ योनि और ये पसंद है, ये बुरी गाली है। और वो लोग मल वल और पॉटी वाली गालियां ज्यादा बुरी गाली मानते हैं, ऐसा इस लेख में ये बता रहे हैं। आगे देखिए, फर्ज कीजिए कि मां के नाम पर दी जाने वाला पहला शब्द मादर एक फारसी शब्द है। अब ये भी देख लीजिए, भारत में एक बड़ा शब्द चलता है, ठीक है, कि मां के नाम पर दी जाने वाली जो गाली है उसका पहला शब्द मादर एक फारसी शब्द है। और हम कहते भी हैं कि मादर हिंद और मादर वतन, और इस गाली का अगला शब्द संभवतः हिंदुस्तानी शब्द है जो छेद से आता है। ठीक, छिद्र से आगे चलकर फिर मादर के आगे जो भी बनता है वो आपको खुद पता है, वो ऐसे डेवलप हुआ है। ठीक, तो फारसी शब्द और भारतीय शब्द दोनों जुड़ के आगे मादर, और उसके बाद आपको खुद ही पता है, ठीक, ये शब्द किस तरह से उत्पत्ति में आया हुआ है। तो ये इजाद किया हुआ शब्द है, कृत्रिम शब्द है, बनावटी शब्द है। अब आप समझ सकते हैं फारसी शब्द है तो भारत में ये शब्द कब आया होगा, और उससे पहले तो शायद आप ये गाली बोलते भी नहीं होंगे। आज की स्थिति में तो बड़ी कॉमन सी गाली है, ठीक है, और लोगों की जुबान पे, उत्तर भारत में तो लोगों के दिन रात जुबान पर ये गाली रहती है। तो ठीक, इसकी उत्पत्ति बड़ी रोचक है। मादर फारसी और आगे का CH वो छिद्र से निकलकर आया हुआ है। ठीक आगे देखिए, इतिहासकार मेलिसा मोहर अपनी किताब होली या एसटी के ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ स्वेरिंग में बहुत रोचक ढंग से ब्रिटिश समाज में विभिन्न शब्दों और गालियों की यात्रा, उनसे जुड़े हुए पूर्वाग्रह प्रयोग के तरीकों और बदलते अर्थ और समाज में स्वीकारता के इतिहास को तलाशती। कितना दिलचस्प है कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में पहले संस्करण में एफ फक शब्द होता है, शब्द नहीं मिलता। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के जो पहला संस्करण निकला था उसमें शब्द ही नहीं था। तब ये शब्द बहुत बुरा माना जाता था, ठीक, क्योंकि इसे बुरा शब्द माना जाता था। ठीक है, लिखित अंग्रेजी साहित्य में देखिए, साहित्य में पहली बार इस शब्द का खुलकर इस्तेमाल कवि सर डेविड लिंडसी ने सन 1535 में किया, और दूसरे पॉपुलर शब्द का भी कमोवेश ऐसा ही इतिहास है। वे बताती हैं कि कैसे पिछली सदी की शुरुआत तक ब्रिटेन में कुलीनों में ब्लडी शब्द बहुत बुरा शब्द माना जाता था। ठीक, तो मतलब शुरुआती जो ऑक्सफोर्ड के संस्करण थे उसमें ये एफ वाला शब्द नहीं था क्योंकि बुरा था, वो होता ही नहीं था, मतलब बुरे शब्द माना जाता था। लेकिन अब तो ये बड़ा कॉमन हो गया यूरोप अमेरिका में, आप भी जानते हैं विशेषकर। और उसके बाद ब्लडी शब्द जो है ये क्या बोलते हैं, बुरा माना जाता था शुरुआत में। और बाद में 1914 में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के एक नाटक में क्या बोलते हैं, एक पात्र को इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए लंदन के सभ्य समूह में इसका विरोध किया था, और ब्रिटिश समाज में एक छोटा मोटा स्कैंडल मच गया था।
साथ ही वो ये भी बताते हैं कि कैसे ये जो फक शब्द है ये कई अर्थ 1890 सदी तक आते आते सर्वव्यापी हो गए। ठीक है, तो ये शब्द भी यूरोप में धीरे धीरे प्रचलन में आए। दोनों शब्द, पहले ये शब्द आम बोलचाल के शब्द नहीं थे, गंदे शब्द थे। अब ये वहां सभी लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं विदाउट इवन नोइंग व्हाट इज उनका मतलब क्या है। ठीक, आगे देख लीजिए। ये जो एफ के शब्द कई अर्थों में 1890 सदी तक आते आते सर्वव्यापी हो गया। बी मर्फी के अध्ययन शी फकिंग टिकट में इसका विस्तार से वर्णन है। भारत की गालियां और उनमें लैंगिक विभाजन का अच्छा अध्ययन सामाजिक विज्ञानी हंसिका कपूर ने भी किया हुआ है। ठीक, आगे देखिए। तो ये कुछ गालियों को लेकर यूरोप और भारत की स्थितियां हमारे सामने समझ में आती हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, एक और शब्द है हरामी। ठीक है, ये अरबी भाषा का शब्द है जो उतना ही भारतीय हो गया है जितना प्राचीन संस्कृत में इसका कोई समानार्थी शब्द नहीं मिलता है। ठीक, हरामी शब्द भी अरबी भाषा का शब्द है, ये यहाँ का शब्द नहीं है। बाद में ये बढ़ता चला गया और ये भारतीय भाषाओं में नहीं है। ठीक, उसके बाद दुनिया की सबसे बुरी गालियां देख लीजिए, इसके संदर्भ में क्या बताया गया। अलग अलग संस्कृतियों में बुरी गालियों का मापदंड अलग है। किन्हीं समाजों में सगे संबंधियों के साथ यौन संपर्क को सबसे बुरी गाली, मां बहन से जुड़ी गाली माना जाता है। तो किन्हीं समाजों में शरीर के खास अंगों उत्पादकों से तुलना, अंग विशेष या मल आदि के नाम पर दी जाने वाली गालियों को बहुत बुरा माना जाता है। ये मैंने आपको थोड़ा बताया, भारतीय संस्कृति यूरोप की संस्कृति में भी ये थोड़ा सा अंतर। कुछ समाजों में जानवर या कीड़े मकोड़ों की तुलना सबसे बुरी मानी जाती है। तो कुछ समाजों में नस्ल और जाति से जुड़ी हुई गालियां सुनने वाले के शरीर में आग लगा देती हैं। लिंग से जुड़ी गाली अमूमन हर जगह पाई जाती है। गालियों को लेकर भी, मतलब बुरी गाली को लेकर भी अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग पैरामीटर्स हैं। ठीक, जैसे भारत में जो सगे संबंधियों के यौन संबंध से जुड़ी हुई कोई आपने बात कह दी, जैसे मोदी जी की मां के बारे में बोल दिया तो बहुत बुरा हो गया। कुछ जगह वो मल मूत्र वाली बात कह दोगे किसी को तो बुरा हो जाएगा। किसी जगह कुछ जानवर विशेष के नाम कह दोगे किसी को तो गुस्सा हो जाएगा, बहुत बुरी। कुछ समाजों में ऐसा है। कहीं नस्ल और जाति की बात कहोगे तो बुरा हो जाएगा। अलग अलग समाज में अलग अलग तरीके से बुरी गालियों के मानदंड हैं। देखिए किस तरह से। ठीक, आगे देखिए। लिंग से जुड़ी हुई गाली अमूमन हर जगह पाई जाती हैं। गालियों का भी लिंग होता है। मसलन पुर्तगाल और स्पेनिश गालियां हैं वाका और जोर्रा, जिसका मतलब है लोमड़ी और गाय। ठीक है, अब ये भी देख लीजिए, गालियों के भी लिंग है। वाका और जोर्रा जैसी गालियां जिसका मतलब लोमड़ी और गाय है, महिलाओं को दी जाती है तो इसका अलग मतलब है, पुरुषों को दी जाती है तो इसका अलग मतलब निकाला जाता है। देखिए, जब किसी महिला को यह गाली दी जाती है तो इसका मतलब खराब चरित्र की महिला होता है, वाका और जोरा कह दिया तो ठीक। पर जब यही गाली किसी पुरुष को दी जाती है तो इसका अर्थ चालाक और ताकतवर सांड जैसा होता है। तो पुर्तगाल में ये जो दो शब्द हैं लोमड़ी और गाय, वाका और जोरा, ये गाली के रूप में होते हैं। मतलब हमारे यहाँ तो लोमड़ी गाय कहना कोई गाली नहीं है, लेकिन वहां ये गाली के रूप में। महिलाओं को दी तो गंदी महिला हो गई, पुरुषों को दी तो वो ताकतवर पुरुष है, सांड जैसा है। इस तरह से देखिए, वो एक ही गाली पुरुष और महिलाओं में अलग अलग तरीके से परिभाषित की जाती है। ठीक, आगे देखिए। सबसे मारक गालियां, ठीक, पेनिट्रेटिंग, सबसे ज्यादा दुख देती हैं। आगे देखिए, बंगाल में किसी को CHUTIA, ये तो आपने बहुत सुना होगा। भारत में तो लोग उत्तर भारत में जब चाहे कहते रहते हैं, मतलब इतना कॉमन है कि लोग अपने घरों में ड्राइंग रूम में ये शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं। CHUITA इतना कॉमन है और लोग समझते नहीं ये गाली है और जनरली इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो बंगाल में किसी को अगर ये CHUITA, चूतिया, ये इस तरह से शब्द है, ये ट्राइब भी है, कहने पर आपकी पिटाई हो सकती है। पर ध्यान दीजिए कि असम की एक जनजाति का नाम भी, असम में एक चूटिया जनजाति है, तो आपको पता ही है। ठीक, ये एक अलग विषय है कि कैसे इस जाति विशेष के नाम से गाली बन गई। इस समुदाय को अपनी भाषा में चूटिया का अर्थ वैभव होता है। मतलब चूटिया जनजाति का शब्द में चूटिया का मतलब तो वैभव होता है, ग्लोरी। पर पूरे उत्तर भारत में ये शब्द गाली है। अब ये कैसे बनी और मतलब कैसे कन्वर्ट हो गई। और कुछ जगह तो बंगाल में तो आप ये शब्द कह दें तो लोग लड़ने खड़े हो जाते हैं, बहुत बुरा मानते हैं। ठीक, उत्तर भारत में भी ये गंदी गाली में आती है। हमारे कुछ यूट्यूबर्स आती हैं, वो तो उसमें सिद्धस्त हैं, बात बात में कह देते हैं। ठीक, उनके मुंह से धारा प्रवाह निकलता है, बड़ा सुनने में अच्छा भी लगता है। ठीक, निकलता ही रहता है।
तो ये ऐसे जनजाति विशेष के नाम को गाली में इस तरह से परिवर्तित किया गया। ठीक, अब ये समय के साथ होता चला गया होगा। शायद ऐसा असम और बंगाल के लंबे शासन के चलते हुए बंगाल में ही खास संदर्भ में किसी को, आगे देखिए, बंगाल में खास संदर्भ में किसी को सुएरा बच्चा कहना बहुत अपमानजनक होता है। बंगाल में एक और बात, सुएरा बच्चा ये कह दिया तो बड़ा अपमानजनक होता है। ठीक, तुर्की, ईरान से लेकर सेंट्रल एशिया, फिर आगे चलकर भारत में भी मां बहन के साथ यौन संबंध को बहुत बुरी गाली माना जाता है, क्योंकि इन समाज में सगों के साथ यौन संबंध भीषणात्मक अपराध था, पर पूर्वी एशिया देशों में मामला कुछ दूसरा है। मसलन चीन के लोग कछुए को बहुत बुरी गाली मानते हैं। चीन में किसी की तुलना कछुए से अगर आप कर रहे हैं, बहुत बुरी गाली है। ठीक, तो बहुत बुरी बात है। भारत में तो नहीं है, पर चीन में है। आगे देखिए, थाईलैंड में किसी को हिया, मॉनिटर लिजार्ड कहना आपको खतरे में डाल सकता है। थाईलैंड में अगर आप किसी को ये हिया कह दोगे तो मॉनिटर लिजार्ड जो होती है तो वो लड़ने मारने उतर आएगा। ये बहुत गंदी गाली है, जितनी गंदी गाली अपने माँ बहन की होती है वैसा है। ठीक, ये देख लीजिए। अफ्रीकी महाद्वीप मेडागास्कर में ड्रोना यानी कुत्ता और अम्बुआ रजाना कुत्ते का बच्चा सबसे बेइज्जती करने वाली गाली मानी जाती है। ठीक, तो अफ्रीकी महाद्वीप मेडागास्कर में आपने किसी से ये कह दिया डोडराना और अम्बुआ, कुत्ता या कुत्ते का बच्चा, ये सबसे गंदी गाली मानी जाती है। ये मैं आपको बता रहा था कि कहीं जननंग, माँ बहन के संबंध, यौन संबंध पे गालियां हैं, कहीं मलमूत्र गालियां हैं, तो कहीं कुछ क्षेत्रों में जानवरों से तुलना करना वो ज्यादा गंदी गाली मानी जाती है बजाय यौन संबंधों वाली। ठीक, दुनिया में अलग अलग तरह से अलग अलग चीजों पर लोग गालियों के रूप में प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। देखिए क्या रोचक है, अफ्रीकी महाद्वीप में पूरा मामला ही अलग है। वहां ये नहीं चलता तेरी माँ की तेरी बहन की, वहां चल रहा है तो किसी से कुत्ते से तुलना कर दी, कुत्ते के बच्चे से तुलना कर दी तो गाली हो गई, फिर वो लड़ने खड़े हो जाएंगे। ठीक, यही मामला इंडोनेशिया महाद्वीप के जावा का भी है। वहां आसा, देखिए आसा यानी कुत्ता, और अनका कंपांग यानी सड़क का बच्चा सबसे मारक गाली है। मतलब वहां किसी से आपने आसा या अनका कंपांग कह दिया यानी कुत्ता और सड़क का बच्चा, सबसे गंदी गाली मानी जाती है, लड़ने खड़े हो जाएंगे लोग इस बात के लिए। ये यहाँ पे बताई जा रही है। उत्तर इंडोनेशिया में सबसे बुरी गाली ताई लोसा यानी गंदी टट्टी। ठीक है, उत्तर अमेरिका, नॉर्थ उत्तर सॉरी इंडोनेशिया सॉरी उत्तर इंडोनेशिया में सबसे गंदी गाली ताई लोसा है। ठीक है, और गंदी टट्टी। और तो मलाया और उत्तर सुमात्रा में पुकीमाई। ठीक है, पुकीमाई ये सबसे गंदी गाली है। आगे देखिए, पुकीमाई। ताइवान में महिलाओं को लेकर बहुत गालियां हैं, जहां फुआबा बर्बाद, और आगे ये लिखा हुआ है। ठीक, और मॉडर्न महिलाओं को इंटरनेट पर मुजुहा यानी मादा सुअर नाम से गाली दी जाती है। हमारे यहाँ भी आपको तो पता ही है। ठीक है, मॉडर्न जो महिलाएं होती है उन्हें वही गाली अभी बिथोडी ने दी हुई है। ठीक, ऐसे ही बोलते हैं। वहां पर भी, ताइवान में भी ये जो आधुनिक महिलाएं होती हैं उनके संदर्भ में फुआ या फिर ये मजुआ, इस तरह की गालियां प्रचलित हैं, और ये आधुनिक महिलाओं को इस तरह से वो देते हैं। ठीक, नेपाल के काठमांडू शहर के मूल निवासियों में बोली जाने वाली नेवारी भाषा भाषी समाज में खिचुआ और अहत कुत्ते का पति बहुत बुरा माना जाता है। नेपाल में काठमांडू में जो मूल निवासी हैं, नेवारी भाषा भाषी हैं, वहां अगर किसी को कुत्ते का पति कह दिया, खिचुआ, ठीक है, तो वो बहुत बुरा माना जाता है। ये गाली है, मतलब जानवर से तुलना करना बहुत बुरी गाली है। कुछ जगहों पर कुछ अंक बहुत बुरे मजाकिया माने जाते हैं, जैसे चीन में 2 अंक बहुत असम्मान का प्रतीक है। ठीक, तो चीन में 2 अंक बहुत ही असम्मान का प्रतीक, किसी को अपमानित करना हो तो ये इसमें बताया गया। ठीक, यूरोप और अमेरिका में काले गोरों के लिए ये कुछ शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, ये तो आपको सबको पता ही है। बहुत बुरे शब्द हैं, इसमें से कई तो यूट्यूब पर बैन भी हैं, मैं उन्हें ले भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, और तमिल में किसी को मुन्ना नाय यानी लंट कुत्ता, और परनपुंडा नुआ यानी भिखारी के कुत्ते का बच्चा कहना बहुत अपमानजनक होता है। ये देख लीजिए, तमिल में भी कुछ कुत्तों से तुलना करना बहुत बुरा माना जाता है। ठीक, जॉर्जिया और रूस में समलैंगिकों को गटामी, ठीक है, ये देखिए, गटामी यानी मुर्गा, और पिदारस्ती यानी गंदा और गे, आप खुद पर जानते हैं, नाम से गाली दी जाती है।
कश्मीर में अ, खजीर यानी सुअर और चोतुल, और इसका मतलब का आप खुद समझ रहे होंगे, और काले लोगों को यहाँ बोम्बुर, दतैया और बुरी गाली माना जाता है। ठीक, ये भी गालियां चल रही हैं। ठीक, तो दर्शकों मैं माफी चाहूंगा, थोड़ी साहित्यिक स्वतंत्रता ले रहा हूं। ठीक है, गालियां देना सामान्यतः हम कोशिश करते हैं गाली ना दी जाए। ठीक, पर ठीक है, वो विषयी गाली का है तो उसमें अब मैं कितना ही उसमें सावधानियां रख पाऊंगा। ठीक, आप भी जानते हैं इतनी। ठीक, तो भारतीय समाज में भी खासकर पिछड़ी जातियों के नाम पर गाली दी जाने वाली गालियां मौजूद हैं। ये तो आपको पता ही होगा, लंबी सूची है, बहुत सारी जातियां हैं जो उसमें आती हैं, जो गालियां भी हैं और जातियां भी हैं। ठीक, आगे देखिए, झारखंड के मुंडा आदिवासियों की गाली बाकी सबसे एकदम अलग है। देखिए, कुल्ला, जोमई, शेर खा जाए, मतलब झारखंड में कुल्ला जोमई कह देना मतलब तेरे को शेर खा जाए, ये बड़ी गाली है और वो ये बुरी गाली में गिनी जाती है। उसके बाद उदरई करे दो, जानवर कहीं का। ठीक है, उदरई करे दो कह दो तो ये बुरी गाली मानी जाती है, जानवर कहीं का। और कोए करे दो, बेकारी कहीं का। ठीक है, और कुड्डी मुहा, ठीक है, महिला है, कुड्डी मुहा यानी महिला कह दिया तो बुरी गाली हो जाती है। और हाडी गटसी, कुत्ता है, ये भी बुरी गाली मानी जाती है। ठीक है, बाजीकार और गुलगुलिया, असभ्य, धोखेबाज, ये सब गालियां मानी जाती है। मतलब ये लोग बड़े सभ्य लोग हैं, झारखंड के आदिवासी लोग। ये जो गालियां बोल रहे हैं, ये गालियां तो हमारे उत्तर भारत में किसी गाली के रूप में ली ही नहीं जाती है, और ये तो मतलब किसी उसमें काउंट ही नहीं होती, आप भी जानते होंगे। ठीक, जानवरों के कुछ नाम हैं और उन्हें गाली के रूप में हमारे यहाँ तो कौन ही लेता है। मतलब हमारे देश में आप किसी को अगर क्या बोलते हैं, ये शेर खा जाए और जानवर कहीं का और भिखारी कहीं का और महिला, ऐसी ये कोई गाली नहीं होती। लेकिन बेचारे झारखंड के आदिवासी इन्हें ही गाली मानते हैं और वो इसे गाली के रूप में लेते हैं और बुरा माना जाता है वहां पे। ठीक, और देखिए, हाडी गटसी यानी कुत्ता, ये सब मैंने बता दिया आपको। ठीक, जैसी गालियां एक अलग ही समाज की तरफ इशारा करती। ठीक, तो ये झारखंड के क्षेत्रों की गालियां कुछ इन्होंने बताई हुई है। ठीक, फिर उन्होंने बताया कि गालियों का वर्गीकरण भी किया है। परिवार यानी 5 प्रकार की मोटी मोटी गालियां हैं। सगे संबंधियों से यौन संबंधों को लेकर बनने वाली गालियां। फिर दूसरी, शरीर के अंग विशेष पर केंद्रित की जाने वाली गालियां। ठीक है, उसके बाद जैसे मोदी जी को भी दी हुई है। ठीक, उसके बाद पश्चिम में ज्यादातर प्रचलन है। ठीक है, अंगों पर गाली जो होती है पश्चिम में ज्यादा चलती है, जैसे ये एसोल और डिक वगैरह, ये खूब चलती है। तीसरा, जानवर के सामने रखकर दी जाने वाली गालियां, जानवरों से तुलना करने वाली। चौथा, जाति नस्ल के नाम पर दी जाने वालियां। और पांचवा, लिंग के आधार पर बनने वाली गालियां। ये मोटे मोटे 5 परिवार हैं। ठीक है, गाली फैमिली के परिवार हैं। परिवार में ये 5 प्रकार की गालियां हैं। और उसके बाद फुटकर गालियां हैं, जिनमें कई बार पेड़ों से और कुछ फूल पत्तों से और इस तरह की कुछ तुलनाएं भी की जाती हैं। ठीक है, तो ये गाली को लेके कुछ सार था जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की, और उद्देश्य ये है कि भारत एक गाली प्रधान देश है और नाना प्रकार की गालियां भारत में प्रचलित हैं, और ये भारत में लोग लगातार गालियां देते रहते हैं, और राजनीति में गाली देने को लेके बड़ा घमासान मचा हुआ है। ठीक, और मुझे लगता है कि भारतीय समाज इस तरह का है, जब कोई हमें गाली देता है तो हमें बड़ी प्रतिक्रिया होती है, लेकिन जब दूसरे को कोई गाली देता है तो ज्यादा हम चिंता विंता नहीं करते, अरे ठीक है यार, गाली तो दी। इसी तरह का भारतीय समाज है। तो ये जो पूरा नौटंकी बीजेपी कर रही है, मुझे लगता नहीं कि मोदी जी की माँ को किसी ने गाली दी इस पर कोई मोदी जी को वोट कर देगा। मुझे नहीं लगता। भारतीय पुरुष और भारतीय समाज गालियों का पर्याप्त अभ्यस्त है और इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक, और इनफैक्ट लोग मजे और ले रहे हैं बीजेपी में, बीजेपी की इस स्थिति पर। जैसे भक्त लोग अभी रो रहे हैं, अरे मोदी जी की माँ को गाली दे दी, माँ को। लोग मजे ले रहे हैं यार, भारतीय समाज में लोग गाली देते हैं। ठीक, और गालियों के मजे भी लेते हैं। ये समाज इसी तरह का है। ठीक, आगे देखिए, ये तो मैंने पहले भी बताया था कि भारतीय समाज गाली प्रधान समाज है। भारतीय जो देश है गाली प्रधान देश भी है। और गाली को लेके एक सर्वे 2021 का है, ये मैंने पहले भी बताया कि लंबी उम्र जीते हैं गंदी गालियां देने वाले लोग, बीमारी से रहते हैं कोसों दूर। ठीक है, तो दर्शकों, हो सकता है भारत की जो औसत आयु बढ़ रही है उसमें इस बात का भी बड़ा योगदान हो कि हम निरंतर गाली प्रधान देश बनते जा रहे हैं।
बड़ी गंदी गंदी गालियां देते जा रहे हैं। और अब तो राजनीति में भी मर्यादा हमने तोड़ दी है, और डोनाल्ड ट्रंप ने आके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मर्यादा तोड़ी, तो भारत में अब ये मर्यादाएं पूरी टूटती जा रही हैं। और इसके बड़े स्वास्थ्य लाभ हैं। जो गालियां देते हैं और गंदी गंदी गालियां देते हैं वो लंबा जीते हैं और बीमारी से भी दूर रहते हैं, ऐसा ये नेटवर्क न्यूज 18 का आर्टिकल 2021 का है। और एक नया रिसर्च किया गया है, और ये रिसर्च जो है ये बता रहा है कि गाली देने वाले लोग लंबे समय तक जीते हैं। गाली देना स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी है। और ये न्यू जर्सी का एक रिसर्च है जिसमें ये दावा किया गया है कि न्यू जर्सी की एक कीन यूनिवर्सिटी का रिसर्च है जिसमें ये दावा किया गया है, ठीक, गाली को लेके। और अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप फेसबुक पे जाइए, प्रियंका राय जी हैं, ये लिखती हैं कि गाली देने से बढ़ती है उम्र। और प्रियंका राय जी का आप पूरा वीडियो देखिए, आपको गाली के स्वास्थ्य लाभ को लेके पक्का विश्वास हो जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो ठीक, तो इनका पूरा पूरा वीडियो है, वहां जाके देखिए। इन्होंने गाली देने के तमाम सारे लाभ वहां पे बता के रखे हुए हैं, ठीक। ये न्यूज मैंने पहले भी आपके सामने रखी हुई है, ठीक। तो दर्शकों, ये है पूरा गाली का मामला और गालियों को लेके सामाजिक मनोवैज्ञानिक स्थितियां और गाली की लेकर लाभ और हानि की स्थितियां और भारतीय समाज में और दुनिया भर में प्रचलित विभिन्न प्रकार की गालियों की अलग अलग स्थितियां, ठीक। मामला बहुत बड़ा है, इस पे बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत सारी क्या बोलते हैं रिसर्च हैं, किताबें हैं, गालियों को लेके बहुत कुछ है, काफी लोगों ने इस पे बहुत कुछ लिखा हुआ है। और उसमें से छोटा थोड़ा सा कुछ आपके सामने रखने की कोशिश है। आगे अगर गाली गलौज का मामला और बढ़ता है तो फिर हम इस पे और गंभीर जानकारियां आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, ठीक। और विभत्स किस्म की जानकारियां और बड़ी गहन किस्म की जानकारियां भी आपके सामने रखी जाएंगी। तब तक आप इससे काम चलाइए, ठीक। चलिए, तो ये आज का हमारा प्रेजेंटेशन है गाली गलौज को लेके। और अब मैं यहाँ से लिंक देता हूँ हमारे वो तमाम सारे साथी जो इस बात से आहत हैं कि मोदी जी की माँ को गाली क्यों दी गई, वो यहाँ पर आ सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं। और वो हमारे साथी जो कुछ और पक्ष रखते हैं वो भी आकर यहाँ पे रख सकते हैं। एक फेसबुक पे बड़ा पोस्ट चल रहा है कि वास्तव में तो पूरा देश ही राजा बाबू को गाली देना चाहता है, पर बहुत सारे लोग हैं जो कानूनी पचड़नों के कारण ये नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। शायद बीजेपी ये नहीं समझ पा रही कि 11 साल हो गए और लोग भरे पड़े हैं, ठीक। और वो चाहते हैं, बड़े बड़े पड़े लोग हैं, उन्हें बहुत गुस्सा है इस बात को लेके और वो बड़े आवेशित भी, ठीक। चलिए, तो ये लिंक मैंने यहाँ से आपको दी हुई है, स्टूडियो में ये लिंक है। और